नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष। आज आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। हम उस टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं जिससे हर साल टीचिंग एग्जाम में 2 से 3 सवाल पक्के आते हैं। नाम है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आज हम इसे रटेंगे नहीं, बल्कि इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर समझेंगे ताकि दोबारा आपको इस टॉपिक में पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले हम समझेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का परिचय, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है, इन सभी बातों को समझते हैं। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, जिसे हम CCE के नाम से जानते हैं। कंटिन्यूअस एवं कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन, CCE का पूरा नाम हुआ। ठीक है, तो CCE एक ऐसी प्रणाली है, सबसे पहले एक ऐसी प्रणाली है जो छात्रों के केवल शैक्षणिक प्रदर्शन का ही नहीं, बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में कौन कौन से कोर पॉइंट आते हैं, तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और समाज से जुड़े हुए जो पहलू है उसको शामिल किया गया है। और यह मूल्यांकन पूरे वर्ष भर निरंतर और व्यापक मूल्यांकन करते, यानी निरंतर चलता रहता है, पूरी तरह से मूल्यांकन करते रहता है। अगर हम इसे समझाते हैं, सोचिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं आपको। क्या एक खिलाड़ी का टैलेंट सिर्फ एक फाइनल मैच के दिन ही पता चलता है? तो जवाब है नहीं। यहाँ पर आप देखिए, इस खिलाड़ी का टैलेंट जो है, जिस दिन सिर्फ फाइनल का मैच है उसी दिन हम इसके टैलेंट का आकलन कर पाएंगे? तो जवाब है नहीं। तो क्या करें, हम इसके पूरे साल की ट्रेनिंग में कैसा इसका अनुशासन है, इन सब को देखेंगे। बस यही है CCE। हमें केवल साल के अंत में किसी बच्चे को वार्षिक परीक्षा लेकर के फेल पास करना नहीं है, बल्कि हमें पूरे साल भर बच्चे को देखना है कि बच्चा कितना सीखा है और किन किन चीज़ों में बच्चा कमज़ोर है, क्या इनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। इन सभी को हम समझा करके आगे बच्चे को बढ़ाते हुए चलेंगे। इसके मुख्य अवधारणा क्या क्या है, तो मुख्य अवधारणा यानी की कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले सतत और दूसरा है व्यापक। सतत को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, यानी पूरे वर्ष भर निरंतर नियमित मूल्यांकन, निरंतर होने वाला है लेकिन नियमित रूप से जो मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन का मतलब होता है आकलन करना, आकलन करना नहीं मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चे पे नजर रख करके उसकी एक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसमें बच्चा सही दिशा में जा रहा है, किसमें सही पाथ पर बच्चा नहीं जा रहा है, उन सभी चीज़ों को देखना ही मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, व्यापक में क्या होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर सतत, जिसे हम कंटिन्यूअस इवोल्यूशन बोलते हैं, यहाँ पर देखेंगे पूरे वर्ष चलने वाली नियमित प्रक्रिया है। सबसे पहले हम प्रारंभिक मूल्यांकन करते हैं। इसमें कक्षा का परीक्षण भी होता है, मौखिक प्रश्न पूछते हैं, बच्चा को खड़ा करके कोई जो टॉपिक में हम पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बच्चे ने कितना इन सब्जों को गेन किया है, हमने जो पढ़ाया है उन सभी टॉपिक से पूछते हैं। इसके अलावा परियोजना कार्य और अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा होते रहता है। अर्धवार्षिक यानी वर्ष के आधे साल में और वार्षिक लास्ट में होता है। ये अर्धवार्षिक और वार्षिक के बीच में ये सारी जो क्रियाएं हैं ये होता रहता है। और व्यापक मूल्यांकन को अगर हम शॉर्ट पाथ में समझे, शॉर्ट में, तो इसमें हम गणित विज्ञान के बारे में जानते हैं। मतलब सिंपल से समझिए ना, सभी पहलुओं का समग्र मूल्यांकन करते हैं। यहाँ सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, व्यापक में हम बच्चे का सभी गुणात्मक चीज़ों का भी आकलन करते हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। इसके मुख्य अवधारणा क्या है, कोर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले सतत का, तो सतत कब मूल्यांकन हो रहा है, तो निरंतर हो रहा है। ये कोर कॉन्सेप्ट है जिसे भूलना नहीं, याद रखना है। कब हो रहा है मूल्यांकन, तो साल के अंत में हो रहा है। ठीक है,
सॉरी, साल के अंत में नहीं, निरंतर हो रहा है, यानी पूरे वर्ष भर नियमित अंतराल में हो रहा है। और व्यापक, जिसे हम कॉम्प्रहेंसिव के नाम से जानते हैं, तो इसमें क्या क्या मूल्यांकन हो रहा है? तो जवाब है सभी पहलुओं का मूल्यांकन हो रहा है। क्या क्या? शैक्षणिक और सह शैक्षणिक मूल्यांकन, जिसे हम सर्वांगीण विकास के रूप में जानते हैं। मतलब अगर हम बोलें तो यह केवल परीक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि छात्र की पूरी सीखने की यात्रा का एक समग्र दृष्टिकोण है। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, एक चीज और याद रखना यहाँ पर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है ये कब आया? तो ये एनसीएफ 2000, एक मिनट मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। एनसीएफ 2005 में लागू हुआ था, हम सब जानते हैं। इसके अलावा आरटीई, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम बोलते हैं, ये 2009 में लागू हुआ था। तो इन्हीं दोनों के तहत सीबीएसई के द्वारा इसे लागू करवाया गया था। कारण क्या था? कारण सिंपल सा था, बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को देना, बच्चों को केंद्र में रख करके शिक्षा देना इसका उद्देश्य था। एग्जाम्पल फिर से हम लेना चाहेंगे, एक पौधे का उदाहरण सोचिए। अगर हम एक पौधे को सिर्फ साल के अंत में पानी दें और देखें कि वह बढ़ा या नहीं, तो क्या यह सही होगा? एक पेड़ है, साल के अंत में हम इसमें पानी दे रहे हैं और हम देख रहे हैं कि क्या बढ़ा है पेड़, तो जवाब होगा नहीं। इतने दिनों में वह पौधा जो है मर जाएगा। इसीलिए क्या करना होगा? हमें रोज इसमें पानी देने की आवश्यकता होगी, खाद देने की आवश्यकता होगी। बस यही जो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन है। बच्चों को साल भर तक ध्यान देना है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको ध्यान से सुलझाना है। ठीक है, आइए, तो हमने समझा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में, सॉरी, सतत और व्यापक मूल्यांकन की कोर कॉन्सेप्ट है उसको समझा। यहाँ फिर वही है सतत और का मूल्यांकन, और यहाँ पर है व्यापक मूल्यांकन। इसको और डिटेल से समझते हैं हम। इसमें समझिए क्या है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से होने वाला मूल्यांकन। मतलब नियमित रूप से मूल्यांकन करने का क्या मतलब है? मतलब बच्चा को खड़ा किए, आप कोई बच्चे को कहानी पढ़ा रहे हैं, हिंदी का एक चैप्टर ले लेते हैं, कहानी से बीच से ही कोई क्वेश्चन आप किसी बच्चे को खड़ा करके पूछ लीजिए, क्या होगा? वह मौखिक प्रश्न होगा। या फिर जैसे ही आपने चैप्टर समाप्त किया, कुछ प्रश्न को बोर्ड पर लिख दीजिए, कक्षा परीक्षण हो जाएगा। या फिर कोई परियोजना बनाने के लिए दे दीजिए बच्चे को, ताकि वो बना सके। तो यह सब क्या है? यह सतत मूल्यांकन लगातार हो रहा है कक्षा में। होमवर्क भी सतत मूल्यांकन का एग्जाम्पल हो जाएगा। वहीं व्यापक मूल्यांकन में क्या क्या हो जाएगा? छात्र के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं जो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, और सह शिक्षा जो शिक्षा को हेल्प करता हो। जैसे क्या? जैसे स्किल, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, सामाजिक, देखिए बिहेवियर, लीडरशिप, इन सभी चीज़ों को व्यापक मूल्यांकन में जोड़ा जाता है। मतलब सिंपल समझिए, शिक्षा और बाकी सभी चीज़ों को जोड़ा जाता है व्यापक मूल्यांकन में। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका, सीसीई का? सीसीई की मुख्य विशेषता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। की फैक्टर्स क्या है? तो रटने की प्रवृत्ति का अंत करना। अब सोचिए, अगर आप साल भर में एक बार एग्जाम ले रहे हैं, ईयर के लास्ट में अगर आप एग्जाम ले रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा? रट करके पास करने का कोशिश करेगा। जबकि आप रोज प्रश्न पूछ रहे हैं, कक्षा में ही तुरंत बच्चे को खड़ा करके मौखिक प्रश्न पूछ लिए, तो बच्चा इन चीजों को रटा ही नहीं है, बल्कि क्लास में ध्यान दे करके सुन रहा था और उन सभी चीजों को जवाब वह दे रहा है प्रश्नों का। तो क्या होगा? रटने की जो प्रवृत्ति है वह समाप्त हो जाएगा। बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर बच्चा सही जवाब दे देता है खड़ा होकर के, तो अपने जो आत्मबल है उसका वृद्धि होगा। यही तो उद्देश्य होना चाहिए। तो रटने के बजाय समझने और कौशल विकास पर जोर देता है क्या? सीसीई। इसके अलावा तनाव कम करना। क्या है तनाव कम करना? बार बार के छोटे मूल्यांकन से छात्रों में अंतिम परीक्षा का डर कम होता है।
आप खुद से सोचिए, आप घर में सुनते होंगे कभी अपने घर जो अभिभावक हैं उससे सुनते होंगे कि बच्चा को यह बोला जाता है कि अगर इस बार नहीं पास हुए तो देख लेंगे। यह क्या हो रहा है, बच्चे में तनाव बढ़ा रहा है। जबकि बच्चा अगर छोटे छोटे अंतराल में टेस्ट देते जा रहा है, प्रत्येक टॉपिक में टेस्ट दे रहा है, प्रत्येक चैप्टर में टेस्ट दे रहा है, तो जितना भी बच्चे के अंदर डर है टेस्ट देने का, वह क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है किसमें, कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन में, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ खेल, कला, संगीत और व्यवहार जैसे सॉफ्ट स्किल को भी महत्व दिया जाता है। सारे चीज़ों को देखिए, यहाँ पर सारे चीज़ों को, यहाँ पे बच्चे का पढ़ाई से रिलेटेड है, यहाँ पे भावनात्मक से रिलेटेड है, यहाँ पे खेल से है, यहाँ पेंटिंग से है, इन सभी चीज़ों को आप देखेंगे यहाँ पे काम किया जाता है। यहाँ पर इस फिगर में आप देखेंगे तो रटने की जो प्रवृत्ति है उसको समाप्त किया जाता है। एग्जाम का टेंशन में यहाँ बैठे हुए बच्चे को आप देखेंगे यह समाप्त होगा। तो यह दूर कैसे किया जाता है, तो एक तरीका है निदानात्मक और दूसरा है उपचारात्मक। निदानात्मक में क्या होता है, जिसके डायग्नोस्टिक बोलते हैं इसको, सिंपल सा समझिए, आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या डायरेक्ट आपके नाम से दवा लिखना स्टार्ट कर देगा, नहीं, डॉक्टर सबसे पहले जांच करेगा कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। बस CCE में भी हम लोग यही करते हैं, हम जांच करते हैं। शिक्षक यह जान पाता है कि बच्चा कहाँ अटक रहा है, यानी क्या प्रॉब्लम है बच्चे में, डॉक्टर की तरह शिक्षक पता लगाता है और फिर उसका क्या करता है, सुधार कैसे किया जाए उस पर चर्चा करता है, यानी सुधारने का तरीका ढूंढा जाता है, उपचार किया जाता है। यही है उपचारात्मक। निदानात्मक मतलब निदान ढूंढना, उपचारात्मक मतलब क्या हो गया, उपचार करना यानी इलाज करना। आइए अब आगे में आते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सतत मूल्यांकन का अर्थ, यानी कंटिन्यूअस मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है उसको समझते हैं। लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाला, अर्थात जो कार्य बीच में रुक रुक कर नहीं बल्कि लगातार होता रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं, सतत मूल्यांकन बोलते हैं। जो लगातार चलने वाला, निरंतर, क्या निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता है। जैसे छात्रों का मूल्यांकन पूरे वर्ष नियमित रूप से हो रहा है, या इसमें क्या उद्देश्य है, इसमें वार्षिक परीक्षा पर निर्भर ना रहा जाए। इसके अलावा अब सतत मूल्यांकन में हम करते क्या है कक्षा में, तो हम कक्षा कार्य देते हैं। अब कक्षा में आए, कल जो आपने पढ़ाया है उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन बोर्ड पर लिखिए और बच्चे को बनाने के लिए बोलिए। यह हो गया कक्षा कार्य। गृह कार्य, आप जो पढ़ाए हैं उसको घर से बनाकर लाने के लिए दीजिए। परियोजना, आप बच्चे को कुछ पत्ते को कलेक्ट करने के लिए बोलिए। अगर पर्यावरण अध्ययन के आप टीचर हैं तो बच्चे को कलेक्ट करने के लिए बोलिए कुछ पत्ता को, कि जाइए वन में अपने आसपास में जो भी पत्ता आपको दिख रहा है उसको कलेक्ट करके लाइए, उस पत्ते के बारे में उसको बताइए। यह एक परियोजना हो गया। दूसरा, बच्चों को पत्थर कलेक्ट करके लाने बोलिए, यह भी एक परियोजना हो गया। तो इन सारी चीज़ों को, इसके अलावा मौखिक परीक्षा आदि के माध्यम से लगातार आकलन किया जाता है। देखिए यहाँ पर फिगर में भी आप देख सकते हैं, शिक्षक हर सप्ताह छोटे टेस्ट लेते हैं। सैटरडे को आप एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाइए, तो यह सतत मूल्यांकन का हिस्सा है। बच्चा जो पूरे वीक में पढ़ा है वह लास्ट डे, वीक के लास्ट डे यानी सैटरडे को क्या कर देगा, उन सारी चीज़ों का टेस्ट देना प्रारंभ कर देगा। यही तो हो रहा है बिहार बोर्ड में, जो स्कूल में अब नए टीचर्स जो भर्ती हुए वहाँ पर हर वीक जो है सैटरडे को टेस्ट लिया जा रहा है। इसके अलावा कक्षा में रोजाना प्रश्न पूछना, उत्तर पूछना, यह भी सतत प्रक्रिया है। यहाँ पे देखिए आंसर देने के लिए टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा है और बच्चे जो है जवाब देने के लिए हाथ उठा रहे हैं। इसके अलावा किसी मशीन का लगातार चलते रहना, वह सतत कार्य है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यानी स्टार्ट ऑफ ईयर, यानी जैसे स्टार्ट हुआ तब से ईयर एंड ऑफ ईयर तक चलते रहेगा, लगातार चलेगा ये मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन क्या होता है, लगातार चलने वाला मूल्यांकन होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या क्या हम लेंगे, तो हर सप्ताह छोटा टेस्ट लीजिए, रोज कक्षा में मौखिक प्रश्न उत्तर करवाइए, बच्चों से रोज प्रश्न पूछिए। जैसे क्विज के माध्यम से आप सप्ताह में टेस्ट ले सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से। इसके अलावा गृह कार्य भी दे सकते हैं,
नियमित जांच भी करना है गृह कार्य जब दे रहे हैं वो, और देखना है कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है क्लास 1-2 का बच्चा प्लस के जगह पर इंटू का चिन्ह दे रहा हो, या फिर इंटू की जगह पर प्लस का चिन्ह दे रहा हो। तो यह आप चेक कीजिएगा गृह कार्य को, तब आपको पता चलेगा। इसके अलावा महीने में मासिक यूनिट टेस्ट भी एक बार लीजिए, और प्रोजेक्ट कार्य करवाइए समय समय पर, उसका समीक्षा भी करिए एक टीचर के रूप में। मतलब यहाँ पर यह निकल रहा है कि केवल साल के अंत की परीक्षा पर निर्भर नहीं रहना है, आपको रोज करवाना है यह चीज़। जैसा हमने शुरू में ही बताया, एक खिलाड़ी का टैलेंट सिर्फ फाइनल मैच से नहीं पता चलता, उसकी नेट प्रैक्टिस, उसका कैसा फिटनेस है, हर छोटे मैच का रिकॉर्ड देखना आता है। हो सकता है कि जिस दिन बड़ा मैच था उस दिन किसी कारणवश वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके अंदर टैलेंट नहीं है। ठीक है, तो यही समझाना था। तो सतत मूल्यांकन आपने सही तरह से समझ लिया होगा। अब आगे आते हैं, अब हम समझते हैं व्यापक का अर्थ और मूल्यांकन का क्षेत्र। अब समझते हैं, व्यापक को हम कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है उसको समझिए। तो जैसा मैंने बताया, व्यापक का मतलब होता है संपूर्ण, हर पहलू को शामिल करने वाला, यानी हर चीजों को जांचना। इसमें एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पे मतलब समझिए, अर्थ समझ में आ गया। मतलब छात्र को केवल शैक्षणिक ज्ञान का नहीं बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना होता है। उद्देश्य यहाँ पर हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं मूल्यांकन का क्या क्षेत्र है, एरिया ऑफ इवैल्यूएशन। एक चीज और समझिए, व्यापक को हम दो क्षेत्र में बांट सकते हैं, तो दो क्षेत्र आते हैं व्यापक का। क्या क्या? एक होता है शैक्षणिक क्षेत्र और दूसरा होता है सह शैक्षणिक क्षेत्र। शैक्षणिक क्षेत्र में क्या होता है, इसमें आपका दिमाग और किताबी ज्ञान आते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र को फिर से समझिए, इसमें आपका किताब जो क्लास में चल रहा है और आपका जो दिमाग है वह सारा ज्ञान इसमें आता है। जैसे गणित सॉल्व करने के लिए दिमाग चाहिए, विज्ञान को समझने के लिए, सामाजिक विज्ञान और भाषा विषय को, यानी जो आप पढ़ रहे हैं किताब का ज्ञान और आपका दिमाग इसमें शामिल होगा शैक्षणिक क्षेत्र में। अगर आप गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विज्ञान को पढ़ते हैं तो क्या इससे आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है, तो लीडरशिप की क्षमता बढ़ रही है क्या? तो नहीं। आपको समाज में किस तरह से व्यवहार करना है, अनुशासन में कैसे रहना है, क्या किताब को पढ़ करके आप समझ सकते हैं? तो जवाब है नहीं। आपके रोजमर्रा की यानी अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जो भी समस्याएं आ रही है, क्या किताब से पढ़ के उसको सॉल्व कर पाएंगे? नहीं। हम इन सभी परेशानी हमारी किताब में नहीं लिखी हुई रहती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उन्हें हमें सह शैक्षणिक क्षेत्र को देखना होगा। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे का व्यवहार, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, खेल कूद और कला आदि आते हैं। देखिए, खेल कूद, कला एवं संगीत, नैतिक मूल्य, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक व्यवहार जो है, इन सभी को शामिल किया गया है कि इसमें सह शैक्षणिक क्षेत्र में। यानी व्यापक मूल्यांकन जो है, कंप्रहेंसिव मूल्यांकन, एक बहुत विशाल दायरा है, जबकि सतत में जो है सिर्फ शैक्षणिक पक्ष का हम लोग मूल्यांकन करते थे। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे उद्देश्य का बात करें, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, यानी ओवरऑल विकास करना, ऑलराउंडर डेवलपमेंट। उसके अलावा छिपी हुई प्रतिभा को पहचानना। जैसे अगर हम बच्चे को शैक्षणिक क्षेत्र में एक स्कूल में पढ़ाया जा रहा है गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा विज्ञान, लेकिन बच्चा जो है संगीत में बहुत तेज है, तो क्या बिना हम सह शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन किए हुए हम जानकारी ले पाएंगे क्या? नहीं। उसके अंदर अगर नेतृत्व क्षमता है तो हम कैसे पता लगा पाएंगे? जब हम इन सभी चीजों का मूल्यांकन करेंगे तभी हम पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ही है क्या, छिपी हुई प्रतिभा को पहचानना, आत्मविश्वास बढ़ाना। अगर बच्चा के अंदर नेतृत्व क्षमता है तो उसको स्टेज पर बुलाइए, इससे क्या होगा, बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा। बीच क्लास में आप मौखिक प्रश्न पूछिए, इससे क्या होगा, बच्चे में आत्मविश्वास डेवलप होगा, सभी अपने क्लास फ्रेंड के सामने बोलने का।
इसके अलावा इसमें केवल अंकों की दौड़ को कम करना, जो बच्चा अंक की दौड़ में रेस में जो आगे आना चाहता है उसको कम करना ही उद्देश्य होता है हमारा। विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। इसमें बौद्धिक, शारीरिक, भावनात्मक विकास होता है। इसके अलावा व्यवहार एवं व्यक्तित्व पर ध्यान देना, गतिविधि आधारित मूल्यांकन करना, समान अवसर प्रदान करना। अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट को इसमें ऐड करें तो यहाँ पर याद रखिएगा, शैक्षणिक क्षेत्र जो है आपकी IQ को बढ़ाता है, जबकि सह-शैक्षणिक क्षेत्र जो है आपके सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब आगे है विशेषता क्या है इसकी। देखिए, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्र की विशेषता। शैक्षिक जो है उसमें दिमाग और किताबी ज्ञान पर ध्यान दिया जाता है। इसमें लिखित परीक्षा, मौखिक टेस्ट और प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जाता है। ये सब करवाए जाते हैं शैक्षिक क्षेत्र में। इसमें केवल बुद्धि का विकास होता है, सिर्फ संज्ञानात्मक विकास देखने को मिलता है। जबकि अगर हम सह शैक्षिक यानी को स्कॉलस्टिक का बात करें तो इसमें आपके व्यवहार, आप अपने समाज में कैसा व्यवहार करते हैं, समाज के लोगों के साथ आपका कैसा उठना बैठना है, आपका सोच उसके प्रति कैसा है, इन सभी चीज़ों का जो है सह शैक्षणिक में मापन होता है। इसमें आपका कौशल किसी भी क्षेत्र में कैसा है, आपकी भावनाएं कैसी है, इन सभी का ध्यान दिया जाता है। इसमें अवलोकन किया जाता है, पोर्टफोलियो किया जाता है, चेकलिस्ट से इसका आकलन होता है। जिसमें यहाँ पर हमने उपकरण देखा कि हम लिखित परीक्षा, मौखिक टेस्ट और प्रोजेक्ट से इसको मापते हैं। किसको? आपने क्या समझा उसको। जबकि सह शिक्षा में हम अवलोकन करते हैं, पोर्टफोलियो और चेकलिस्ट से इसका पता लगाते हैं। इसका सिंपल सा अर्थ है, यानी इसमें हम क्या पता लगाना चाहते हैं, तो चौतरफा विकास यानी सर्वांगीण विकास पर हम लोग जोर देते हैं। आइए हम समझते हैं इस टॉपिक को, अवलोकन, पोर्टफोलियो और चेकलिस्ट क्या होता है इसके बारे में। लेकिन इसके पहले हम एक चीज और इस टॉपिक को समझेंगे। मूल्यांकन का तरीका कैसा है, क्या है मूल्यांकन का तरीका, उसको समझते हैं। मूल्यांकन के दो तरीके होते हैं। एक होता है रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन असेसमेंट होता है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और दूसरा होता है योगात्मक यानी समेटिव असेसमेंट। तो रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है, जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को उसी में ऑनगोइंग टाइम में ही हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर देखिए, मुख्य उद्देश्य है सुधार करना और फीडबैक देना। अगर बच्चा किसी चीज़ में जवाब नहीं दे पा रहा है, अगर बच्चा किसी प्रश्न का सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसको उसी समय हम क्या कर देंगे, सुधार कर देंगे। हम इस चीज़ का इंतजार नहीं करेंगे कि साल के लास्ट में वार्षिक परीक्षा में जब बच्चा गलती करेगा तो उसमें सुधारने का कोशिश करेंगे, तो इसमें सुधार नहीं हो पाता है। तब मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन का, इसका उद्देश्य है इम्प्रूवमेंट यानी फीडबैक देना, सुधार करना, इम्प्रूव करना हमारा उद्देश्य है। इसका प्राकृतिक यानी नेचर कैसा होता है, तो इसका है डायग्नोस्टिक और अनौपचारिक यानी निदानात्मक होता है। उदाहरण क्या होगा इसका रचनात्मक मूल्यांकन को, हम यहाँ पर मैंने बताया कि सुधारना हमारा उद्देश्य है, तो कैसे सुधार सकते हैं, तो क्विज करवा करके, वाद विवाद करवा के, प्रोजेक्ट और अवलोकन के माध्यम से हम इसको सुधार सकते हैं। इसका महत्व क्या है रचनात्मक का, तो यह सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग है, सीखने के लिए आकलन। रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है बच्चों को सिखाने पर जोर देता है, सिखाने पर जोर देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जबकि समेटिव फॉर्मेशन असेसमेंट क्या कहलाता है, यह शिक्षण सत्र या यूनिट के अंत में होता है, लास्ट में सभी चीज़ों को जोड़ करके किया जाता है, इसीलिए इसका नाम योगात्मक रखा हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य है उपलब्धि को मापना और ग्रेड देना, जजमेंट करना कि बच्चा तेज है या नहीं है, ये इसका योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। इसमें औपचारिक और निर्णयात्मक होता है, यानी इसमें डायरेक्ट हम निर्णय ले लेते हैं कि बच्चा कमज़ोर है या तेज है, एक ही एग्जाम के माध्यम से जानकारी ले लेते हैं।
या फिर देखिए एक इसका उदाहरण क्या है, वार्षिक परीक्षा करवाना, सेमेस्टर परीक्षा करवाना। वार्षिक परीक्षा जो लोअर क्लास में होते हैं, जबकि सेमेस्टर की परीक्षा आप जो है ग्रेजुएशन लेवल पर देखते हैं। ठीक है, इसका महत्व क्या है योगात्मक का, तो इसमें सीखने का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पे एक चीज यहाँ पर देखनी, सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन में क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो सीखने के लिए आकलन में है यहाँ पर बच्चे को सीखने पर जोर दिया जा रहा है, यानी क्या गलती कर रहा है उसको सुधार करके हम सिखाएंगे। जबकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि बच्चे ने क्या सीखा है साल भर में, उसका हम आकलन कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, एक शब्द है पोर्टफोलियो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जामों में इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलता है। क्या होता है पोर्टफोलियो, इसको समझते हैं। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक कार्यों का संगठित संग्रह होता है, जो उसकी सीखने की प्रगति और उपलब्धियों को दर्शाता है। ठीक है, समझिए। पोर्टफोलियो को समझते हैं। इसमें क्या है, पोर्टफोलियो जो शैक्षिक, जो आपने साल भर में क्या पढ़ा है, या फिर जो सह शैक्षिक जैसे गायन वगैरह का जो बात हमने बोला था, उन सभी कार्यों का संगठित संग्रह, सभी चीज़ों को हम एक संग्रह करके रखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कितना बच्चे ने प्रगति किया है, बच्चे में क्या क्या उपलब्धि प्राप्त किया है। उन सभी चीज़ों को हम एक डाटा बना करके रखते हैं। जैसे अगर हम पढ़ने पर बात करें तो इसमें असाइनमेंट और वर्कशीट जो है उसको रखते हैं। दूसरा, प्रोजेक्ट कार्य को हम संभाल करके रखते हैं। चित्र और रचनात्मक कार्य है उसको संभाल करके रखते हैं। विज्ञान का मॉडल की फोटो जो बच्चे ने साल भर में बनाया उसको संभाल करके रखते हैं। प्रमाण पत्र दिया जाता है खेल में, जो सह शैक्षणिक क्षेत्र में है। टेस्ट मूल्यांकन की प्रतियां और आत्मचिंतन चीज़ों को, सभी चीज़ों को हम संभाल करके रखते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें समझिए एक चीज और, पोर्टफोलियो को, पोर्टफोलियो मार्कशीट और पोर्टफोलियो का अंतर क्या है। अब सबसे बेहतरीन उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मार्कशीट क्या है, मार्कशीट केवल नंबर बताती है, जैसे गणित में आपने 100 में 80 मार्क्स लाया है। जबकि पोर्टफोलियो क्या करता है, यह बताता है कि छात्र ने गणित के कठिन सवालों को कैसे हल किया। इतने स्तर तक जो है उसकी जानकारी बच्चा का हमको संभाल के रखना होता है पोर्टफोलियो में। इसके अलावा उसने कौन सा मॉडल बनाया किसी सब्जेक्ट में और उसकी सोच में क्या बदलाव आया साल भर में, उसके बारे में। जैसे उदाहरण एक और है, अमन का पोर्टफोलियो पर हम ध्यान देंगे। देखिए, जैसे इसमें सत्र की शुरुआत जैसे अप्रैल में हुआ, अमन की हिंदी की एक वर्कशीट जिसमें उसने बहुत सारी मात्राओं की गलतियां की थी। यह एक टीचर होने के नाते इस चीज को अमन के पोर्टफोलियो में लिख करके रखा जाएगा कि आज सत्र की शुरुआत हुआ है अप्रैल में, इसमें अमन ने हिंदी के वर्कशीट जो हमने दिया था उसमें बहुत सारे मात्राओं की गलती की है। अब मध्य सत्र अगस्त का बात करते हैं। यहाँ पर भी कुछ प्रोजेक्ट हुए जिसमें अमन द्वारा बनाया गया एक चार्ट पेपर और उसकी सुधारी हुई लिखावट का नमूना है, जो उसने सुधार करके स्कूल में पेस्ट किया है। साथ ही शिक्षक की टिप्पणी कि अमन अब मात्राओं को सही समझने लगा है। जो गलती अप्रैल में अमन कर रहा था वही गलती अब अगस्त में अमन करना छोड़ चुका है, यानी गलतियों से अमन ने सीखा है। इसीलिए तो यहाँ उसके शिक्षक ने टिप्पणी किया है कि अमन अब मात्राओं को सही समझने लगा है। यह पोर्टफोलियो का उदाहरण है, ये पढ़ने से रिलेटेड था। लेकिन अगर हम सह शैक्षणिक पार्ट में देखें, खेल कूद में, तो यहाँ पर इसका डाटा है कि स्कूल की दौड़ प्रतियोगिता में अमन को मिला दूसरा स्थान का सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ रहेगा अमन के पोर्टफोलियो में। विशेष गुण क्या है, यह फोटो जिसमें अमन स्कूल के पौधे को पानी दे रहा है या इसके व्यवहार को दर्शाता है, यह भी उसके पोर्टफोलियो में रखा जाएगा। इसको देखिए, सत्र का अंत जब मार्च में होगा तो अमन के साल भर की प्रगति का ग्राफ होगा। पोर्टफोलियो से क्या फायदा होता है हमें, तो निष्कर्ष देखिए यहाँ पर, जब प्रधानाध्यापक या अभिभावक अमन का पोर्टफोलियो खोलेंगे तो उन्हें अंक के अलावा यह भी दिखेगा कि अमन ने साल भर में कितनी मेहनत की है, उसके व्यक्तित्व कैसे निखरा है। इन सभी चीज़ों का डाटा प्रधानाध्यापक के पास रहेगा, उसके अभिभावक के पास भी रहेगा कि बच्चे ने किसकी चीज़ों में प्रोग्रेस किया है, किसमें अच्छी तरह से सीखा है।
तो पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी बच्चों के लिए। ठीक है, अब एक है अवलोकन। अवलोकन को समझते हैं, क्या होता है अवलोकन। अवलोकन जिसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की सबसे सरल और प्राकृतिक तकनीक है। वो सबसे सरल, इसमें कोई खर्च नहीं, आसानी से हम इसको कर पाते हैं। शिक्षक के लिए एक ऐसा औजार है जिसके लिए इसे किसी विशेष टेस्ट और पेन कागज की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको देखेंगे। छात्रों को स्वाभाविक परिस्थितियों में काम करते हुए ध्यान से देखना, उनके व्यवहार को समझना ही अवलोकन कहलाता है। अवलोकन का यहाँ पे डिफिनेशन सिंपल सा लिखा गया है कि छात्रों को स्वाभाविक परिस्थितियों में, स्वाभाविक परिस्थिति मीन्स बच्चा को पता भी नहीं हो कि उसके ऊपर उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है टीचर के द्वारा, और यानी बच्चा जो उसका जो स्वभाव में है उसी काम को कर रहा है, उसी तरह का व्यवहार कर रहा है, उसी को ध्यान में रख करके टीचर के द्वारा ध्यान से देखना और उसके व्यवहार को समझना ही क्या कहलाता है, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन कहलाता है। देखिए, शिक्षक बच्चों को तब देखते हैं जब वे खेल रहे होते हैं, या फिर समूह में चर्चा कर रहे होते हैं, या कक्षा में कोई कार्य कर रहे होते हैं जिसमें छात्र को यह पता भी नहीं चलता कि उसका मूल्यांकन हो रहा है। इसलिए उसका व्यवहार बिल्कुल असली होता है, कोई नकली जो है मूल्यांकन इसमें नहीं होता है। जो बच्चा के नेचर में है वही चीजों को हम लोग मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए प्रकार क्या है, टाइप्स। तो एक है सहभागी। एक टीचर के रूप में अगर हम चर्चा करें तो शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ खेल या गतिविधि में शामिल होकर उन्हें करीब से देखते हैं। यानी जब बच्चा खेल रहा हो या फिर कोई प्रोजेक्ट बना रहा हो, कोई कार्य कर रहा हो, तो उसमें पार्टिसिपेट हो जाते हैं कौन, टीचर, और वहां पर अवलोकन करते हैं खुद पार्टिसिपेट होकर के। दूसरा तरीका क्या है, नोट पार्टिसिपेंट, यानी शिक्षक दूर से चुपचाप बच्चों की गतिविधियों को नोट कर रहे होते हैं। यानी यह भी हो सकता है टीचर किताब खोल करके जो है पढ़ने का बहाना बना रहा हो या मोबाइल चला रहा हो, इसके बीच में वह सारे बच्चे का अवलोकन कर रहा हो। ठीक है, तो यह हो गया यह सहभागी। इसके अलावा नेक्स्ट जो टाइप्स है वो है स्ट्रक्चर्ड, यानी संरचित। यानी शिक्षक पहले से तय कर देते हैं कि उन्हें क्या देखना है, जैसे केवल अनुशासन। यानी टीचर पहले ही मन में विचार बना लेता है कि आज हम बच्चों पर क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं केवल अनुशासन का, तो उस दिन सिर्फ टीचर जो है वो अनुशासन पर ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर इस मैम का आप देख सकते हैं, सारी चीज़ों पर यह नज़र बनाई हुई है। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड, यानी शिक्षक बच्चे के हर तरह के व्यवहार को बिना किसी पहले से तय योजना के देखते हैं। यानी टीचर पहले से तैयार नहीं है, फिर भी उन सारी चीज़ों को वो देख रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने अवलोकन को भी पढ़ लिया। ठीक है, तो दोस्तों यह था CCE का पूरा निचोड़, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का पूरा निचोड़। उम्मीद है कि इस वीडियो में आप के बाद जो है आपको इस टॉपिक से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आत्मा को समझना बहुत जरूरी है, और मैंने यही समझाने का प्रयास किया है। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में।